आप सब लोगों के सब्र का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने तन्मयता से ध्यान से सुनने के लिए यहाँ पे आए। और एक गुजारिश इस बीच ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ हो जिसको आपको काउंटर करना है या कुछ अपने विचार जाहिर करने हैं, तो मेरे वक्तव्य ख़त्म होने के बाद रोहित शायद ये इस तरह का फॉर्मेट बनाया है कि आपके कोई सवाल होंगे वो भी, या आपका कोई ऑब्जर्वेशन होगा वो भी हम लोग सुनेंगे। तो उससे ये वन वे डायलॉग ना हो कि एक कोई मतलब शंकराचार्य बैठे हुए हैं और वो सब प्रवचन दे रहे हैं, उस तरह का ना हो। इसलिए उसकी भी गुंजाइश है, तो अपने सवालों को आप ज़रूर तैयार रखें। हम किन चीज़ों से डरते हैं, वो चीज़ें आप अगर अपने दिमाग में उनकी लिस्ट बनाएं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम डरते हैं। ये बहुत व्यापक प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत व्यापक हो सकता है। हम अनिष्ट से डरते हैं, अज्ञात से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, दुर्घटना से डरते हैं, हिंसक जानवरों से, भूत प्रेतों से, शैतान से और ईश्वर से डरते हैं हम लोग। पर इससे हमारे प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है। हम कुछ खतरनाक चीजों से डरते हैं, पर कई बार उनसे भी ज्यादा अनिष्टकारी खतरों को हम भांप पाने में अक्षम रहते हैं। मसलन एक दुधुआ बच्चा अंधेरे से डरता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो सत्ता से भी डरता हो। इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा और बारीक और प्रासंगिक ढंग से उठाया जाए और पूछा जाए कि एक नागरिक किन चीजों से डरता है। एक नागरिक गुंडों से डरता है, माफिया और अपराधियों से डरता है, वो सरेआम जलील किए जाने और अपमानित होने से डरता है, ठगे जाने से डरता है, थाने में पीटे जाने, जेल जाने से डरता है, फर्जी मुकदमों में फंसाए जाने से डरता है। उसे छापों से डर लगता है, इसलिए वो पुलिस और अफसरों से डरता है। वो अपनी आजादी जाने से डरता है, वो जेल जाने से डरता है, वो सत्ता से डरता है। डर क्या होता है, ये कैसा दिखता है, क्या आप या हम इसको परिभाषित कर सकते हैं? डर एक एहसास होता है जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। खौफ का साया तारी होता है, आप उसको भीतर ही भीतर आपको परेशान करता रहता है। यह महसूस करना ही वो प्रक्रिया है जो आपको डरपोक, लाचार और बेचारा बना सकती है। यही डर आपको आज्ञाकारी भी बनाता है, यही डर आपको किंकर्तव्य विमूढ़ और निष्क्रिय यानी सुन्न भी कर सकता है। सर्कस के घेरे में खेल दिखाने वाला शेर इसी डर को मुसलसल महसूस करता रहता है। उसे खेल बंद हो जाने के बाद अपने अंधेरे पिंजड़े में भी ट्रेनर के हंटर की चटकती आवाज डराती रहती है। आज्ञाकारी बने रहना सर्कस के शेर का स्वभाव नहीं है, मजबूरी है। एक आजाद नागरिक किसी आजाद शेर की तरह होता है, और सत्ता का स्वभाव बिजली के हंटर वाले ट्रेनर जैसा होता है, जिसे शेर को हमेशा डरा कर रखना होता है ताकि वो ट्रेनर के इशारों पर खेल दिखाता रहे, और उसके तेज दांत और पैने नाखून भी उसके भीतर भर चुके डर को चीर न सके। राजे महाराजे, बादशाह और नवाब, वायसरॉय और उनके फौजी जर्नैल सदियों से नागरिक को डराते आ रहे हैं। गाहे बगाहे नागरिक सत्ता के इन कारकुनों से टकरा भी जाते हैं, ज्यादातर बार मात खाते हैं, कभी कभार जीत का भ्रम भी हो जाता है। इसी टकराहट और कश्मकश के बीच जनतंत्र की कई लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, और अंततः यह तय पाया गया कि नागरिक को डराकर रखना सभ्यता की निशानी नहीं है। सामंती युग में होता था, जब गुंडे मवाली हमारे बादशाह बन जाते थे, उस दौर में होता था। लेकिन जब सभ्यता की और नागरिकता की लड़ाइयां लड़ी, तो यह महसूस किया गया कि सत्ता के संचालन में नागरिक को भागीदार बनाया जाए, उसे सत्ताधीशों को चुनने का हक मिले और उसे अपनी बात बेखौफ ढंग से कहने और लिखने की आजादी मिले। इस व्यवस्था को आप सभी जानते हैं, लोकतंत्र या गणतंत्र कहा गया। इस व्यवस्था में नागरिक अपने शासकों को अपने ही बीच से चुनता है,
और अगर उन्हें सत्ता से हटाना होता है तो चुनाव के जरिए सत्ता से हटा भी दिया जाता है। इस व्यवस्था में पुलिस, फौज और अफसरशाही पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों के नागरिक नियंत्रण का असर होता है। नागरिक तय करता है कि कोई पुलिस या फौज या अधिकारी बेलगाम ना हो जाए, इसीलिए वो अपने प्रतिनिधि चुनता है। नागरिक को बेखौफ बोलने और लिखने की आजादी होती है। पहले के जमानों में बादशाह ही न्यायाधीश होता था और वही दंडाधिकारी, पर नई लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका को यानी न्याय करने वाले को सत्ता की गिरफ्त से आजाद कर दिया गया। नागरिक को न्याय मिले और सत्ता को आईना भी दिखाया जाता रहे, इसके लिए इजाद की गई आजाद प्रेस, जो शासकों, दंडाधिकारियों और न्यायमूर्तियों से भी आजाद थी। इसे कहा गया फोर्थ स्टेट, यानी जनतंत्र का चौथा खंबा। नागरिकों को बताया जाता था कि यह खंबा जितना मजबूत होगा, जनतांत्रिक व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत रहेगी। जब तक फ्री प्रेस होगी, यानी अखबार आजाद होंगे, तब तक सत्ता बेलगाम नहीं हो सकती। ये हम सबको बताया गया था स्कूल से लेकर के, नागरिक शास्त्र की कक्षाओं से लेकर के, और समाज में भी। यानी नागरिक को डरा कर रखना अब असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर हो गया था। किसी नागरिक की अगर कहीं सुनवाई नहीं होती थी तो अखबार के दफ्तरों में जाता था और उसे भरोसा था कि उसकी कहानी अगर अखबार में छप गई तो सरकारी महकमे हिल जाएंगे, सरकारें शर्मसार हो जाएंगी, न्याय की मूर्तियां न्याय न दिला सकने के पाप बोझ में पिघल जाएंगी और अंततः नागरिक की जीत होगी। नागरिक को न्याय दिलाने की लड़ाई में अखबारों ने केंद्रीय भूमिका निभाई। निरंकुश ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में तो अखबारों के तेवर इस कदर बेखौफ और उग्र हो गए कि उपनिवेशवादी उन्हें देश में विद्रोह की लहर फैलाने वाले औजारों की तरह देखने लगे, खौफ खाने लगे, उनसे डरने लगे। खासतौर पर भारतीय भाषाओं के अखबारों ने निडर होकर फिरंगी शासन के खिलाफ जंग सी छेड़ी। उन्हें कुचलने के लिए अंग्रेजों को 1878 में, लगभग 144 साल पहले, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाना पड़ा। मैं थोड़ा इतिहास में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि वर्तमान को इतिहास की नजर से ज्यादा बेहतरीन समझा जा सकता है, बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। हम अपने विगत को अच्छी ढंग से समझ लें तो वर्तमान भी समझ में आता है। और कई बार ये लगता है कि वर्तमान क्या विगत का रिपीटिशन है, क्या हम वापस उसी काल में पहुंच चुके हैं या वहां से आगे बढ़ने के भरम में जी रहे हैं। बहरहाल वर्नाकुलर की मैं बात कर रहा था। वर्नाकुलर यानी देसी भाषाएं। अंग्रेजी का इस शब्द दरअसल अंग्रेजी का नहीं, लैटिन से निकला है, वर्ना। इसका मूल वर्ना जो है उसका अर्थ होता है होम ग्रोन स्लेव, यानी घर का पाला पोसा गुलाम, वर्ना बोलते हैं उसको। और वर्नाकुलर यानी घर में पाले पोसे गए गुलाम की भाषा। अब मैं भाषाविद नहीं हूं, इसलिए इसकी मूल में वर्ना का क्या गुलाम है इसके दावे में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन वर्नाकुलर भाषाएं जो हम लोग हिंदी भाषी हैं या कुमाऊनी भाषी हैं और एक अंग्रेजी भाषी तबका है, दोनों में फर्क ये अंग्रेजों के जमाने से वर्नाकुलर उसको बताया गया, नेटिव लैंग्वेज जिससे कहा गया। लेकिन तथ्य यह है कि अंग्रेजों के लिए भारतीय भाषा के अखबारों को कुचलना जरूरी हो गया था और ये काम लॉर्ड लिटन ने किया। तब के पत्रकार, संपादक, बुद्धिजीवी और भारत के दूसरे लोग लॉर्ड लिटन से डरे नहीं। इंडियन एसोसिएशन ने इस काले कानून के खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़ दिया। 3 साल बाद लॉर्ड रिपन जब भारत का महाप्रभु बनकर विलायत से आया तो उसे इस कानून को रद्द करना पड़ा 1878, और 3 साल बाद 1881 इस कानून को अंग्रेजों ने वापस ले लिया। 1878 में भारतीय भाषाओं के 35 अखबार निकलते थे। ऐसी जानकारी आपको नेट पे भी मिल जाएगी और ये तथ्य है। और ज्यादातर जो भाषा की भाषाई अखबार थे जिन्हें अंग्रेज वर्नाकुलर प्रेस कहता था, वो अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों के खिलाफ स्टैंड लेते रहते थे। बंगाल से उस वक्त अमृत बाजार पत्रिका अखबार निकलता था जिसके संपादक थे शिशिर घोष। एक अंग्रेज अधिकारी एशले ईडन ने घोष को तलब किया और कहा कि मैं आपके अखबार के लिए रेगुलर कॉलम लिखना चाहता हूं। और उस वक्त अंग्रेज अगर लिखे तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन उसकी एक शर्त थी। एशले ने कहा कि शर्त यह है कि आपके अखबार में जो कुछ भी छपेगा
उसका फाइनल अप्रूवल की अथॉरिटी मैं हूंगा। मुझे वो अख्तियार आप दें कि मैं फाइनल अथॉरिटी हूं। तो घोष ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस देश में कम से कम एक ईमानदार पत्रकार तो रहना ही चाहिए। और ये बात है 1878 की। आज हम 2024 जनवरी की 7 तारीख को ये बात कर रहे हैं, और कितनी रेलेवेंट ये बात लगती है कि इस देश में कम से कम एक पत्रकार तो ईमानदार होना ही चाहिए। इस देश में ईमानदार पत्रकारों की कमी नहीं है, लेकिन जिनकी आवाज सबसे ज्यादा ऊंची सुनाई पड़ती है, जिनकी आवाज सबसे ज्यादा बुलंद और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट सुनाई पड़ती है, वो कितने ईमानदार हैं? आप सब लोग टेलीविजन देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, आप खुद ही उसको जज कीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये था क्या? आपने सबने इतिहास के जो छात्र रहे हैं उन्होंने पढ़ा है। इसमें मैजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर को इख्तियार था कि वो किसी भी अखबार के प्रकाशक या प्रिंटर को समन कर सकता था और उससे अंडरटेकिंग लिखवा सकता था कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं छापा जाए, या जो कुछ आप छाप रहे हैं उससे ऐसी ध्वनियां ना लगे, ना निकले, जिससे ब्रिटिश हुकूमत को जो मोहब्बत करती है, अपार मोहब्बत करती है भारतीय जनता, उसमें कहीं कोई कमी ना आ जाए, डिसअफेक्शन ना पैदा हो। अखबारों की ये जिम्मेदारी है कि सरकार के खिलाफ ऐसी कोई बात ना छापे, और यह अधिकार दिया गया था मैजिस्ट्रेट्स को, पुलिस कमिश्नर को, कि वो तय करेंगे। और उसके पास और क्या अधिकार होता था कि अखबारों को जब्त किया जा सकता था, प्रिंटिंग प्रेस को बंद किया जा सकता था, मशीनों को जब्त किया जा सकता था, और सबसे बड़ी बात थी कि इन फैसलों के खिलाफ अदालत में भी अपील नहीं की जा सकती थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो, अगर आप अधिकारियों के या प्रशासन के खिलाफ कुछ कहना है तो आप कहाँ जाएंगे? अदालत में नहीं जा सकते। इसलिए इसको बहुत ही रिप्रेसिव कानून माना गया। और वो कौन कौन से अपराध थे? अपराध इन्वर्टेड कॉमा में, जिनके लिए भाषाई अखबारों को सजा दी जा सकती थी। उन पर आरोप लगाया जा सकता था कि ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, ब्रिटिश हुक्मरान या व्यक्तियों के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं, आंदोलन और हिंसक घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार की गतिविधियों में रोड़ा डालने के लिए कानून व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न कर, इस तरह के आरोप लगा के अखबार बंद किए जा सकते थे। जाहिर है वो अंग्रेजों के जमाने की बात थी, और भारत अब एक स्वतंत्र गणराज्य है, हम लोग आजाद नागरिक हैं। भारत का लोकतांत्रिक, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष संविधान हमारी प्रेस और टेलीविजन मीडिया को सब कुछ कहने सुनने की आजादी देता है। अब हम आजाद हैं। ऐसे में सरकार ने 3 कानून बनाए। मौजूदा सरकार, टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023, ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ब्रॉडकास्टिंग बिल का मसौदा कहता है कि आप जो कुछ भी ब्रॉडकास्ट करें, हम में से हर कोई ब्रॉडकास्टर है, आप मोबाइल फोन से व्हाट्सएप मैसेजेस ब्रॉडकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग की परिभाषा में वो भी आता है। तो पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर और आम नागरिक के बीच में जो दीवारें थी, तो कोई बात नहीं और ठीक है, तो ये जो दीवारें थी पत्रकार, आम नागरिक, न्यूज के कंज्यूमर के बीच में, वो अब काफी धुंधली पड़ चुके हैं, ब्लर्ड हो चुकी है। आप ये मोबाइल फोन से वीडियो खींच रहे हैं, इसको आप सोशल मीडिया में डालेंगे तो आप ब्रॉडकास्टर। आप व्हाट्सएप से एक ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उससे आपने कुछ इसी आज की दोपहर के बारे में कुछ मैसेज भेजा, वो भी ब्रॉडकास्टिंग है। तो ब्रॉडकास्टिंग की जो परिभाषा है बहुत ब्रॉड, व्यापक, ब्रॉड बेस्ड हो गई है। उसमें एक इस मसौदे में एक बात कही गई है कि जो कुछ भी आप ब्रॉडकास्ट करें उसे कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी सेल्फ सर्टिफाइड करेगी। एक कमेटी होगी जो कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी, वो तय करेगी कि ये कंटेंट ठीक है या नहीं है, कानून का उल्लंघन करता है या नहीं करता है। और कानून के जानकारों ने इन तमाम कानूनों का अध्ययन किया है। दिल्ली में अभी कुछ ही समय पहले डीजी आपका एक मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी बात कही। उनका कहना है, कानून के जानकारों का कहना है कि
सरकार और उसकी मशीनरी को इन कानूनों के जरिए असीमित अधिकार मिल जाएंगे। कई बार हमको बहुत सारी चीजें सामने दिखती है, लेकिन जब तक हम पे असर नहीं होता है, जब तक हमारे हाथों में हथकड़ियां नहीं लगती हैं या हमारे खिलाफ एक एफआईआर नहीं हो जाता है, तब तक एहसास नहीं होता ये तो किसी और के साथ हुआ था, हमारे साथ थोड़ी होगा, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये कानून जब इतनी व्यापक परिभाषा रखेंगे तो किसी पर भी असर हो सकता है। जहां आपने कानून तोड़ा वहां पर आपका असर होगा ही होगा। और कानून क्या है इसको समझना भी बहुत जरूरी है। मैं उसकी डिटेल्स में यहां नहीं जाऊंगा कि क्या कानून है, बहुत पेचीदा है, वो सब आप लोग जानेंगे। लेकिन ये जो टेलीकम्युनिकेशन बिल है, इसके बाद सरकारी अफसर किसी भी जगह की तलाशी ले सकते हैं। आप जहां से हम लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर अधिकारियों को यह लगा कि ये कानून का उल्लंघन कर रहा है, आपको यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे लाइव करते हैं या फेसबुक पे कुछ करते हैं, अगर अधिकारी को वो सेटिस्फाइड है, मुतमईन है इस बात से ये कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो कभी भी आपको बिना बताए आकर के आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फोन या ये जो भी डिवाइस आपके पास है उसको जब्त कर सकता है, ले जा सकता है, कोई कारण बताए। खैर उसकी फिर और पेचीदगियां हैं कि आप 7 दिन तक या 10 दिन तक वो बताएगा आपको, उसका और अध्ययन करने की जरूरत है, लेकिन ये ब्रॉड में उसको अधिकार मिल जाते हैं। एडिटिंग मशीन, ये सब चीजें वो ले जा सकता है। अब आपकी तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपने सोचा कि मैं यूट्यूब चला रहा हूं, जो कुछ मर्जी है वो मैं कहूंगा, और लेकिन अधिकारी आ गया, पूरी लटपटी उठा के ले गया, तो आप तो रह गए। उसके अलावा अगर एफआईआर होता है तो फिर आप सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। इस हद तक हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा ही, लेकिन कानून सरकारें कानून बनाती इसलिए हैं कि उनको बहुत ज्यादा अधिकार मिले। अभी मैंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जिक्र किया था, जिसमें प्रावधान था कि आप सरकारी फैसले के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते। क्या आप में से किसी को 3 कृषि कानूनों की याद है? इन कृषि कानूनों में एक व्यवस्था यह थी कि अगर विवाद की स्थिति कुछ होगी किसान के और सरकार के बीच में, तो स्थानीय एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, उसके पास किसान जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ये तय करेगा कौन सही है कौन गलत है, और उसका फैसला आखिरी माना जाएगा। उस फैसले के खिलाफ आप अदालत में नहीं जा सकते। 140 साल पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में आप अदालत के पास नहीं जा सकते थे। 2022 में जब कृषि कानून आए, तब भी वही क्लॉज थे कि आप अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। जनता के दबाव में अंग्रेज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस लेने पर मजबूर हुए थे, और स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक सरकार को भी 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। आज जनवरी 2024 की इस खुशनुमा और सर्द दोपहर में कुमाऊं के इस ऐतिहासिक शहर अल्मोड़ा में इकट्ठा हुए हैं, ताकि मीडिया और डेमोक्रेसी जैसे विषय पर एक दूसरे की बात सुन सकें, समझ सकें। इसका बैकग्राउंडर के तौर पर मैंने ये लिखित वक्तव्य तैयार किया था, ताकि एक जैसे पर्चा पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, एक तैयारी उसके लिए। लेकिन अब मैं बात कहने जा रहा हूं उसको मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, वो मेरे अनुभवों पर आधारित है और आपके हमारे साझा अनुभवों पर आधारित होगी। कुछ लोगों ने पत्रकारिता की होगी, वो भी उससे गुजरे होंगे।